नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका ईडू क्रैक CSIR एंड नीट चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग का एक इंपॉर्टेंट पाथवे, नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। यह टॉपिक CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए हाईली एक्सपेक्टेड है और प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा जा चुका है। इस लेक्चर में हम समझेंगे NO का प्रोडक्शन कैसे होता है, किस रिसेप्टर से बाइंड करता है और कैसे सिग्नल रिले होता है सेल के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और मैं जितना भी बोलूँगा या लिखूँगा वो आपको कॉपी में नोट करना है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि मैं शॉर्ट में लिखूँगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा ना। हाँ, मैं बोल दूँगा तो आपको उसको कॉपी में नोट करना होगा, ठीक है ना। मैं ये चीज़ रोज़ रोज़ नहीं बोलूँगा, ठीक है। और जितना स्लाइड में उसको आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपका एक बेसिक क्लियर करता हूँ, ठीक है, NO के बारे में। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? ये एक तरीके का गैसियस मॉलिक्यूल है ना। क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल है ना, जो कि रेपिडली डिफ्यूज हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन ना, सेल का क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इजीली ये डिफ्यूज हो सकता है क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल है, तो ये इजीली डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। विदाउट रिक्वायरिंग ए कैरियर मैकेनिज्म, किसी भी तरीके का कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे ग्लूकोज को एंट्री लेने के लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना ना, कभी चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन NO क्या है? एक गैसियस मॉलिक्यूल है, तो ये इजीली डिफ्यूजिबल हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ना, अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरिंग ए कैरियर मैकेनिज्म, ठीक। सेकेंड थिंग्स क्या है NO के बारे में? NO एक इज ए रिएक्टिव फ्री रेडिकल है। क्या है? एक फ्री रेडिकल है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। NO का स्ट्रक्चर देखेंगे तो NO का स्ट्रक्चर ये होता है, ऑक्सीजन पे 4 अनपेयर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं ना। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे आप देखेंगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो NO कैसा मॉलिक्यूल है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसी इसको फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल ना, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? NO ना। तो NO क्या है? इज ए रिएक्टिव फ्री रेडिकल विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। और NO जो होता है एक गैसियस नेरो ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है NO एक गैसियस नेरो ट्रांसमीटर होता है, नेरो ट्रांसमीटर होता है। और ये मतलब एक NO एक्ट करता है किसकी तरह? गैसियस नेरो ट्रांसमीटर की तरह, और सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। किसकी तरह? सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। नेरो ट्रांसमीटर और सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है इन वेरियस सिग्नलिंग पाथवे ना, वेरियस सिग्नलिंग पाथवे। और NO क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है किसको? एक्टिवेट करता है सोलुबल ग्वानाइल साइक्लेज को। किसको? सोलुबल ग्वानाइल साइक्लेज को। ग्वानाइल साइक्लेज, ग्वानाइल साइक्लेज, ठीक। इसको ये एक्टिवेट करता है कौन? NO किसको एक्टिवेट करता है? सॉल्युबल ग्वानाइल साइक्लेज ना। ये ग्वानाइल साइक्लेज क्या है? एक तरीके का रिसेप्टर है। क्या है? रिसेप्टर है, ठीक है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे, जब पाथवे में पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा ग्वानाइल साइक्लेज रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक। फिर CGMP साइक्लिक GMP, ये भी एक तरीके का क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर है। क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर है ना। और ये इंड्यूस करता है, क्या इंड्यूस करता है? साइक्लिक GMP NO वाले सिग्नलिंग पाथवे में, नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे वाले में CGMP का क्या रोल है ना। रोल ऑफ CGMP इन नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे, कहीं भी नहीं CGMP का रोल मतलब सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है? ये रिलैक्सेशन करवाता है किसका? वेस्कुलर स्मूथ मसल। किसका? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर, वेस्कुलर स्मूथ मसल, वेस्कुलर स्मूथ मसल, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है? पेनाइल इरेक्शन होता है। क्या होता है? पेनाइल इरेक्शन, ठीक। अभी हम डिटेल में देखेंगे ना, टेंशन नहीं लीजिए
ना। तो CGMP क्या करता है, ये रिलैक्सेशन करवाता है किसका, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स का, जिसके वजह से पेनाइल इरेक्शन होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं डायग्राम पे, थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर है किसका, ब्लड वेसल्स का ना, किसका स्ट्रक्चर है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, क्या, ब्लड फ्लो करता है, इसके अंदर क्या, ब्लड ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स का लूमेन है, और इसी लूमेन के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है ना, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक। और क्या है, इस ये देखिए क्या है, इंडोथेलियल सेल्स है, क्या है, इंडोथेलियल सेल। इंडोथेलियल सेल्स क्या होता है, जैसे ये क्या है आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स का जो अंदर वाला लाइनिंग होता है, अंदर वाला लाइनिंग होता है ना, जिसको इसको लाइनिंग करता है, किसको, ब्लड वेसल्स को अंदर से, उसी को ये किसका बना होता है, ये मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। इसी इसी को क्या बोलते हैं, इंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। ये सब बेसिक है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर पाथवे नहीं समझ में आएगा आपको, तो ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर वाले लाइनिंग को क्या बोलते हैं, इंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये इसके बाद ये आपका बेसल लेमिना होता है। इसके चारों तरफ देखिए ये क्या है, स्मूथ मसल सेल्स है ना, स्मूथ मसल सेल्स सेल है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, उसके बाहर वाला लेयर क्या होता है, बेसल लेमिना होता है, अंदर वाला लाइनिंग क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स होता है, और बेसल लेमिना के भी बाहर क्या होता है, स्मूथ मसल सेल्स होता है। और यही स्मूथ मसल सेल्स क्या होता है, रिलैक्सेशन होता था ना इसी का, CGMP साइक्लिक GMP, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता था। यही सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करवाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा ना, ब्लड फ्लो ज़्यादा करेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स का जब रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, जैसे ये क्या था, इतना था, अब ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, इसकी वाइड इतना बढ़ गई, ठीक है ना, पहले इतना था ना, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा ना, जिसकी वजह से क्या होता है, पेनाइल इरेक्शन हो जाता है, ठीक है, पेनाइल इरेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप पाथवे पे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं, ठीक। एक बात और, नोट पॉइंट में क्या है, नोट, NO गैस इज ए हाईली टॉक्सिक। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। जब हम इनहेलेट करते हैं ना, जब हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड अगर इनहेल कर लेंगे तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है ना ना। और शुड नॉट बी कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज ना होइए, क्या, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। तो NO अलग है, N2O अलग है ना, NO अलग है, N2O अलग है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर देखिए ये फिगर में ना, फिगर एक बार हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रिगर करता है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इन ब्लड वेसल वाल ना, ब्लड वेसल्स वाल ना, जो भी ब्लड वेसल्स का जो वाल होते हैं उसको रिलैक्सेशन में ना, जो ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, उनका रिलैक्सेशन करवाता है कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रिगर करता है, ठीक है। जो नर्व कंडक्टिंग ब्लड वेसल्स होते हैं ना, नर्व कंडक्टिंग ब्लड वेसल्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ना, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ना, क्या होता है, लीडिंग टू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल डायलेट होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा मैकेनिज्म होता क्या है, जो एसिटाइल कोलिन होता है, क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, ये भी क्या है, एक तरीके का न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ना। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है किसके द्वारा, नर्व टर्मिनल, कहाँ, नर्व टर्मिनल, देखिए ये क्या, एक्टिवेटेड नर्व टर्मिनल है। जो एक्टिवेटेड नर्व टर्मिनल होता है, जो एक्टिवेटेड नर्व होता है उसके टर्मिनल के थ्रू क्या होता है, आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये होता है ना, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मतलब सिनेप्टिक बल्ब होता है, और ये सिनेप्टिक दूसरा नर्व ऐसे जुड़ा होगा फिर
ठीक है ना। इसी के अंदर फिर यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ये रिलीज होता है ना, यही रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, किसके द्वारा, एक्टिवेटेड नर्व टर्मिनल के द्वारा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। कहाँ रिलीज होता है, इसी ब्लड, ये लूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स, यही ये लूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स, इसी के अंदर क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, ठीक है ना। किसके द्वारा रिलीज होगा, मैंने बता दिया, ठीक है ना। एक्टिवेटेड नर्व टर्मिनल के द्वारा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। कहाँ रिलीज होगा, जहाँ ब्लड, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, कहाँ ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल में प्रोड्यूस मतलब फ्लो करता है, तो उसी में क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा ना, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूरा ब्लड वेसल्स था, और ब्लड वेसल्स का जो अंदर वाले लाइनिंग होता है क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स होता है, अभी मैंने बताया। और इसी एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पे क्या होता है, जीपीसीआर होता है। ये देखिए जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड वाला पाथवे जो होता है, जो एनो सिग्नल जो पाथवे होता है, एनो सिग्नलिंग पाथवे, ये भी जीपीसीआर पे ही काम करता है ना, जीपीसीआर पे काम करता है। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो एसिटाइलकोलिन होता है, जो एक्टिवेटेड नर्व टर्मिनल होता है, उसके द्वारा ना एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन कहाँ रिलीज होगा, ब्लड वेसल्स के, जहाँ ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो कहाँ करता है, ब्लड वेसल्स में, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा। अब उसी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स होता है। तो एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पे क्या होता है, उसके सरफेस पे क्या होता है, रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और उसी से बाइंड करेगा कौन, एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन देखिए यहाँ पे बाइंड कर गया ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए बाइंड किया कि नहीं, एसिटाइलकोलिन बाइंड कर गया, ठीक है। जब बाइंड करेगा तो जीपीसीआर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीपीसीआर क्या हो जाएगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा ना। और दिस रिसेप्टर एक्टिवेट, फिर यही जी प्रोटीन कपल, ये जो रिसेप्टर है, यही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये किसको एक्टिवेट करेगा, जी क्यू को एक्टिवेट करेगा, और इनिशिएट करेगा डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग को। देखिए डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर दिया ना, इनिशिएट कर दिया या एक्टिवेट कर दिया, ठीक है ना। ये वाला पाथवे पढ़े हैं कि नहीं, IP3 डैग वाला पाथवे, जिसमें कैल्शियम रिलीज होता है, तो नहीं पढ़े हैं तो हम थोड़ा सा आपको वो भी बता देते हैं, फिर इस पाथवे पे आएंगे। मतलब अब ये जीपीसीआर एक्टिवेट हो गया, अब ये जीपीसीआर किसको एक्टिवेट किया, जीक्यू को एक्टिवेट किया ना। और जीक्यू वाला कौन होता है, ये नहीं होता है, IP3 डैग वाला पाथवे होता है। तो वही अब हम पाथवे देखने वाले हैं ना। ये यहाँ पे जो बीच में अभी मतलब जो इनिशिएट हुआ है ना डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग में, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक। देखिए ये वाला पाथवे आप लोग पढ़े होंगे शायद, ठीक है। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल आया, यहाँ सिग्नल मॉलिक्यूल क्या था, एसिटाइलकोलिन था ना, जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड के अंदर फ्लो हो रहा था ना। तो सिग्नल मॉलिक्यूल आया। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल किससे बाइंड करेगा, एक्टिवेटेड जीपीसीआर, मतलब पहले जीपीसीआर से बाइंड करेगा ये सिग्नल मॉलिक्यूल, तो जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा ना, जीपीसीआर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए एक्टिवेट हो गया जीपीसीआर। तो एसिटाइलकोलिन आया, जीपीसीआर से बाइंड किया। ये कहाँ बाइंड कर रहा है, एंडोथेलियल सेल्स के जो सरफेस पे क्या है, जीपीसीआर है, अभी मैंने दिखाया था ना उसी जीपीसीआर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा ना। एंडोथेलियस के सरफेस पे क्या होता है, जीपीसीआर होता है, और उसी जी प्रोटीन कपल जो रिसेप्टर होता है, जो लिगेंड होता है, वो सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिटाइलकोलिन होता है। और ये एसिटाइलकोलिन इसी जीपीसीआर से बाइंड करेगा। जब जीपीसीआर से बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो किसको एक्टिवेट करेगा, जीक्यू ना। जीक्यू क्या है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, क्यू वाला ना, समझ में आ रही है कि नहीं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन होता है ना, जी प्रोटीन ना, जी प्रोटीन कई सारे होते हैं, जीएस होता है, जीआई होता है, जीक्यू होता है, जीटी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जीक्यू, जीक्यू मतलब जो जिससे कैल्शियम रिलीज होता है, जिस वाले पाथवे से कैल्शियम रिलीज होता है। फिर जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, ट्राइमेरिक होता है, ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है ना। ये सर्पेंटाइन होता है, मतलब 7 मेम्ब्रेन, मतलब 7 हेलिक्स, मतलब 7 बार मेम्ब्रेन को पास करता है कौन, जीपीसीआर। इसलिए देखिए ना, जैसे ये मेम्ब्रेन है तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को ये 7 बार ऐसे पास करेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार। इसलिए इसको जीपीसीआर को सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। 7th हेलिक्स, 7 हेलिक्स ना, 7 बार, मतलब 7 बार मेम्ब्रेन को पास करता है, इसलिए 7th हेलिक्स भी बोलते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जीपीसीआर ना।
तो फिर ये जब बाइंड कर जाएगा, ठीक है, जब ये बाइंड करेगा कौन, एसिटाइलकोलिन बाइंड किया जीपीसीआर से, तो फिर एक्टिवेट जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा। जब जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा। जब जीपीसीआर एक्टिवेट होगा तो जो जीपीसीआर होता है ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है, ठीक है ना। तो अल्फा एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट, मतलब जी प्रोटीन जो होता है उसका सब अल्फा सब यूनिट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जब एक्टिवेट हो जाएगा जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट, ये तो फिर ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा फास्फोलाइपेज सी बीटा ना, फास्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करेगा। और ये फास्फोलाइपेज सी बीटा जो होता है ना, फास्फोलाइपेज सी जो होता है ये क्या करेगा फिर, ये जो क्या होता है IP3 होता है ना, IP2 को क्या करेगा, क्लीव करेगा ना, इनिसिटॉल फास्फोलिपिड ना, देखिए IP2 है, इनिसिटॉल 1,4,5 ट्राईफास्फेट, ये IP3 है और फिर ये डैग है। इसमें कौन क्लीव करता है, यही मतलब ये क्लीव हो जाता है, इनिसिटॉल फास्फोलिपिड क्लीव हो जाता है किसके द्वारा, फास्फोलाइपेज सी क्या करता है, एंजाइम होता है, ये क्लीव करता है किसको, इनिसिटॉल फास्फोलिपिड को। तो क्या बनता है IP3 प्लस डैग बनता है। डैग जो होता है मेम्ब्रेन पे हो जाता है, इनर वाले जो मेम्ब्रेन होता है उससे जाके बाइंड कर जाएगा। और ये जो IP3 होता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो क्या होता है IP3 का चैनल, मतलब IP3 का जो रिसेप्टर होता है, ये IP3 के रिसेप्टर से बाइंड करेगा और फिर ओपन द कैल्शियम चैनल को रिलीज करेगा। और ये कैल्शियम चैनल किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज सी को। बाद में वो हम पाथवे नहीं देखेंगे, बस यहाँ पे कैल्शियम रिलीज हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर से देखिए, एसिटाइलकोलिन आया, एसिटाइलकोलिन हाँ ये पे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे क्या होता है, जीपीसीआर होता है। फिर वो एसिटाइलकोलिन उस जीपीसीआर से बाइंड करेगा। जब जीपीसीआर से बाइंड करेगा तो जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा। और जब जीपीसीआर क्या होता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है, मतलब 7th मेम्ब्रेन से 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स, मतलब 7 बार पास करता है मेम्ब्रेन को, ठीक है। और फिर ये एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट को ना, अल्फा सब यूनिट, क्योंकि जी प्रोटीन में 3 सब ट्राइमेरिक प्रोटीन बोलते हैं ना, जी प्रोटीन ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ठीक है। तो अल्फा एक्टिवेट हो जाए, अब अल्फा एक्टिवेट होता है तो ये फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। जब फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है तो इनिसिटॉइल फास्फोलिपिड मतलब PIP2 को क्लिप करता है, PIP2 को क्लिप करता है IP3 प्लस डैग में ना, डैग मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाता है, ठीक है। और IP3 कहाँ चला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम IP3 रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करेगा। जब IP3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा IP3 तो ओपन हो जाता है कैल्शियम चैनल। जब ओपन हो जाएगा कैल्शियम चैनल तो कैल्शियम रिलीज होगा। बस यही मेरे को जानना है कि कैल्शियम कैसे रिलीज हुआ, ठीक है। कैल्शियम रिलीज हो गया। अब आइए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये वाला पाथवे चला तो IP3 क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज करवाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम को रिलीज करवा। अब यही कैल्शियम क्या करेगा, आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन ये क्या है, एक अमाइनो एसिड है, आर्जिनिन आर से जिसको डिनोट करते हैं आर्जिनिन ना, जिसका पीके वैल्यू कितना होता है 12.5 ना, याद है आपको 12.5 पीके वैल्यू होता है ना। यही आर्जिनिन एक जो एमाइनो एसिड होता है कैल्शियम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर देता है, आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नाइट्रिक ऑक्साइड कौन से एमाइनो एसिड से बनता है, आर्जिनिन से बनता है। किससे बनता है, आर्जिनिन से बनता है। तो देखिए, देख रहे हैं कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ये वाला पाथवे जीपीसीआर चला, फिर IP3 वाला डैग वाला पाथवे चला, फिर कैल्शियम रिलीज हुआ। कैल्शियम रिलीज होने के बाद कैल्शियम के प्रेजेंस में आर्जिनिन किस में कन्वर्ट हो गया, एनओ में कन्वर्ट हो गया। ये कहाँ, किसके अंदर, एंडोथेलियल सेल्स में हो गया, ये एंडोथेलियल सेल्स में एनओ बन गया। अब वही जो ये क्या था, ये ब्लड वेसल्स था, क्या था, ये ब्लड वेसल था, ये यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स था, यहाँ पे जीपीसीआर था। अब यहाँ पे कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम रिलीज होने के बाद ये आर्जिनिन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर एनओ में कन्वर्ट कर दिया। अब एनओ क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है, मैंने बताया है, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल है, ये ईजिली पास कर जाएगा ना अक्रॉस द मेम्ब्रेन ना। तो फिर अब वो आगे चलेंगे तो ये क्या होगा, एनओ फिर रिपीट डिफ्यूजन ऑफ एनओ अक्रॉस मेम्ब्रेन ना, रिपीटली इसका डिफ्यूजन हो जाएगा, मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाएगा। फिर ये कहाँ चला जाएगा, स्मूथ मसल सेल्स। अभी मैंने बताया था ना स्मूथ मसल सेल्स, ये देखिए स्मूथ मसल सेल्स,
ठीक है। अब इसके अंदर चला जाएगा स्मूथ मसल सेल्स। अब ये जाएगा तो क्या होगा, अब ये जाएगा यन्नो बाउंड टू टारगेट प्रोटीन, कहाँ किस पे बाइंड करेगा, टारगेट प्रोटीन पे। ये स्मूथ मसल्स है, ये स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल पे टारगेट प्रोटीन होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्वानाइल साइक्लेज। क्या बोलते हैं, इसी को ग्वानाइल साइक्लेज। अभी मैंने बताया था ना ग्वानाइल साइक्लेज। यन्नो किसको एक्टिवेट करता है, ग्वानाइल साइक्लेज को, सॉल्युबल ग्वानाइल साइक्लेज को। देखिए सॉल्युबल के फॉर्म में, ये सरफेस पे नहीं है, इसीलिए तो बोल रहे थे कि यन्नो किसको एक्टिवेट करता है, सॉल्युबल ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है। अब ये एक्टिवेट कर देगा किसको, ग्वानाइल साइक्लेज को। इससे बाइंड कर जाएगा यन्नो बाउंड टू टारगेट प्रोटीन। जब ये बाउंड करेगा तो फिर क्या होगा, ये फिर करेगा ये जीटीपी, क्योंकि ग्वानाइल साइक्लेज है तो जीटीपी से क्या बनाएगा, सीजीएमपी, साइक्लिक जीएमपी बनाएगा। क्या बनाएगा, साइक्लिक जीएमपी। और मैंने बता दिया था साइक्लिक जीएमपी का रोल क्या है, साइक्लिक जीएमपी का रोल क्या है बताइए। साइक्लिक जीएमपी क्या करता था, ये रिपेड रिलैक्सेशन करवाता था किसका, स्मूथ मसल्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, वैसोडाइलेशन हो गया। देखिए पहले ना वैसोडाइलेशन हो गया, ये वैसोडाइलेट हो गया तो ना वैसोडाइलेशन हो गया। ठीक है, वैसोडाइलेट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे था, यन्नो सिग्नलिंग पाथवे, नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे, कैसे डायलेशन होता है। एक बात और, जो साइक्लिक जीएमपी है ना, यहाँ पे बना था ना जीटीपी से सीजीएमपी ना, ग्वानाइल साइक्लेज क्या करेगा, जीटीपी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सीजीएमपी में। और सीजीएमपी एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर है ना, ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन करवाता है, जिसकी वजह से वैसो डायलेशन हो जाता है। अब हमें वैसो डायलेट तो हो गया, लेकिन वैसो कंस्ट्रिक्ट भी करवाना होगा ना, कंस्ट्रिक्ट भी करवाना होगा। तो कंस्ट्रिक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इन्विटर, मतलब एक इसको कौन रोकता है, सीजीएमपी को। सीजीएमपी बनेगा तो इसको रोकने वाला कौन होता है, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम। लिख लीजिएगा, तो फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम क्या होता है, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम क्या होता है, ये इसको रोकता है कौन, सीजीएमपी को रोकता है। क्या, सीजीएमपी को रोकता है। तो मैंने क्या बताया, जो सीजीएमपी होता है, साइक्लिक जीएमपी, जो कि वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सीजीएमपी। ठीक है, यही सीजीएमपी क्या करेगा, साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम होगा। क्या होगा, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम। ये फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम क्या करता है, इनहिबिट करता है, किसको, रोकता है साइक्लिक जीएमपी को। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब साइक्लिक जीएमपी तो बनेगा नहीं, तो वैसोडाइलेशन नहीं होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही यन्नो सिग्नलिंग पाथवे है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम उस पर चलते हैं। ठीक है, ये क्या है एप्लीकेशन इसका, ये देखिए, ये आपका क्या है, पेनिस। ठीक है, क्या है, पेनिस। पेनिस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है ना, और ये क्या है आपका, स्पॉन्जी यूरेथ्रा है, और ये क्या है, कार्पस स्पॉन्जियोसम है। फिर ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स पे ध्यान देना है। देखिए कैवर्नोसल आर्टरीज, ये पे क्या है, कैवर्नोसल आर्टरीज है, ये सब कैवर्नोसल आर्टरीज। और इसके बाहर क्या है, कार्पस कैवर्नोसा है ना, जो कार्पस कैवर्नोसा होता है, यही मतलब मसल्स होते हैं का ना, कैवर्नोसा, जो कार्पोरा कैवर्नोसा होता है, ये स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है ना, मसल्स होते हैं। तो ये वाला ब्लड वेसल्स, तो ऐसा नहीं है कि आर्टरी में ही होता है। ठीक है, मतलब आर्टरी में तो ब्लड फ्लो करेगा, वैसा नहीं है कि बस एक ही जगह, पेनिस में भी तो आर्टरी होंगे, आर्टरी होता है, ब्लड का तो सप्लाई हर जगह है ना, ब्लड का सप्लाई हर जगह है ना। फिर से समझिए, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, ये वाला दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ठीक, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फिर से, तो ये क्या है, कैवर्नोसल आर्टरी डायलेट इन गोरिंग कार्पोरल टिश्यू विथ ब्लड ना, ब्लड के थ्रू होगा तो क्या होगा, ये डायलेट हो जाएगा ना। ब्लड जब फ्लो करता है तो डायलेशन होता है, जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा, मतलब ब्लड तो हमेशा फ्लो करता है, लेकिन डायलेट के टाइम पे जब ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है, और कंस्ट्रिक्शन टाइम पे क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन के टाइम में ब्लड कम फ्लो करता है ना, तो फिल्डअप नहीं होता, मतलब ब्लड तो होगा ही। ठीक,
इनगोरिंग काजिंग कार्पोरल टिश्यू टू स्वेल इरेक्ट इन द पेनिस। यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, पेनिस इरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जब भी ब्लड फ्लो होता है तो पेनिस इरेक्शन हो जाता है, और जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करता है तो इरेक्शन नहीं होता है ना नॉर्मल इरेक्शन होने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आर्टरी होता है उसमें ब्लड फ्लो होना चाहिए ना। तो ये होता है जैसे सेक्सुअल एराउजल हुआ, क्या हुआ, सेक्सुअल एराउजल हुआ, ठीक है, जैसे सेक्सुअल एराउजल या सेक्सुअल स्टिमुलस मिला, ठीक, तो सेक्सुअल स्टिमुलस मिला, ठीक है, सेक्सुअल स्टिमुलस, तो सेक्सुअल स्टिमुलस बोलेगा तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा ना, अभी मैंने जो वाला पाथवे बनाया है, तब एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा ब्लड स्ट्रीम में, जब रिलीज होगा तो अब जो पेनिस है, जो पेनिस है, तो पेनिस के पास भी तो आर्टरी है ना, उसी आर्टरी में क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स होगा, वो एंडोथेलियल सेल्स होगा, उसमें कार्पोरा कैवर्नोसा, ये क्या, कार्पोरा कैवर्नोसा भी होगा जो कि स्मूथ मसल्स है, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स होगा, तो और ये आर्टरी भी है, अब ब्लड फ्लो करेगा, एसिटाइलकोलिन आएगा, एंडोथेलियल सेल्स होगा, उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जीपीसीआर से बाइंड करेगा, जब जीपीसीआर से बाइंड करेगा तो IP3 डैक वाला पाथवे चलेगा, तो कैल्शियम रिलीज होगा, जब कैल्शियम रिलीज होगा तो यन्नो जो आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा तो फिर ये कहाँ जाएगा, कार्पोरा कैवर्नोसा में जाएगा, और वहाँ पर जाके क्या करेगा ना, गोनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा और CGMP बढ़ा देगा, और CGMP क्या करेगा, वैसो डायलेट कर देगा, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इरेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे होता है इरेक्शन ना, इरेक्शन हो जाता है, ठीक है। एक होता है क्या, एक एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना, एक डिसफंक्शन है ना, इरेक्टाइल नॉर्मल क्या होता है, इरेक्शन होता है, लेकिन वही इरेक्शन ना हो तो इसीलिए इसको मतलब नॉर्मली इरेक्शन फंक्शन है एक तरीके का ना, तो अगर वही इरेक्शन ना हो तो इसी को क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, जो साइक्लिक GMP होता है, क्या होता है, साइक्लिक GMP क्या होता है, यहाँ पे जो साइक्लिक GMP क्या होता है, ये साइक्लिक GMP नहीं बनता है, साइक्लिक GMP जो होगा वो क्या मतलब, देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीटमेंट के लिए एक मतलब क्या होता है, एक ड्रग होता है, ड्रग जो ट्रीटमेंट के लिए एक लेते हैं सिल्डेनाफिल, क्या लेते हैं, सिल्डेनाफिल, ठीक, इसको वैगरा कहते हैं, क्या, वैगरा भी कहते हैं, ठीक है ना, तो इसका ये ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीटमेंट होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, मतलब प्रोलॉन्ग इरेक्शन ना। फिर से समझिए मैं क्या बताना कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको पता चला कि नहीं कि पेनिस कैसे नॉर्मल मतलब इरेक्ट सेक्सुअल एराउजल हुआ या सेक्सुअल स्टिमुलस मिला तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, तो एसिटाइलकोलिन रिलीज ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ब्लड वेसल्स में क्या होंगे, एंडोथेलियल सेल्स होंगे, एंडोथेलियल सेल्स होंगे तो उसके बाद क्या होगा, GPCR रिसेप्टर होंगे, GPCR रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जब बाइंड करेगा तो क्या होगा, IP3 डैग वाला पाथवे चलेगा, कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम क्या करेगा, आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनवाएगा, फिर कार्पोरा कैवर्नोसा जो होता है वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा तो क्या करेगा, गोनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, गोनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो GTP से CGMP बनाएगा, और CGMP बनाएगा तो GMP क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होगा तो जिसकी वजह से इरेक्शन होता है। लेकिन क्या होता है, एक केस होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिसफंक्शन जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है इसके ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग होता है, एक ना लिया जाता है सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल, ठीक है ना, इसको वैगरा भी कहते हैं, वैगरा भी कहते हैं, ठीक है, वैगरा भी कहते हैं, ठीक। ये प्रोलॉन्ग इरेक्शन करता है, मतलब लंबे टाइम तक इरेक्शन करता है ना प्रोलॉन्ग, सब यूज भी करते हैं ना प्रोलॉन्ग इरेक्शन के लिए, ठीक है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, ठीक है, वही मैं साइड इफ़ेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रोलॉन्ग इरेक्शन के लिए हम लोग सिल्डेनाफिल या वैगरा लेते हैं, यूज करते हैं ना, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट है। ये अब कैसे काम करता है वैगरा, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, जो CGMP होता है, CGMP को इंक्रीज कर देता है, क्या करता है, बढ़ा देता है, तो यही तो ट्रीटमेंट है। साइक्लिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या हो रहा था कि इरेक्शन नहीं हो रहा था, अब इरेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्शन तो नहीं हो रहा था, इरेक्शन कब होगा, जब साइक्लिक GMP बनेगा तब तो, मतलब ज़्यादा होगा तब तो इरेक्शन होगा, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन में CGMP ज़्यादा नहीं बन रहा है ना, ज़्यादा नहीं बन रहा है, जब ज़्यादा नहीं बन रहा है इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, वैगरा लेंगे, या मतलब इसी को
सिर्फ लेना फिल लेंगे, उसी का नाम है दूसरा। जब इसके ट्रीटमेंट के लिए लेंगे, जब लेंगे तो ये CGMP को बढ़ाएगा, जब CGMP को बढ़ाएगा तो इरेक्शन हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा ना, बढ़ेगा, लेकिन अगर CGMP क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन करेंगे, नो स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो नो ब्लड, कोई भी ब्लड फिल नहीं होगा, तो नो डायलेशन, नो वैसो डायलेशन, तो पेनिस रिमेन क्या हो जाएगा, फ्लैसिड रह जाएगा, ठीक है, फ्लैसिड रह जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं। तो वैगरा क्या करता है, ये CGMP के बढ़ा देता है, CGMP साइक्लिक GMP को बढ़ा देता है, ठीक है ना। लेकिन वैगरा क्या करता है, अरे यार समझ पा रहे कि नहीं। जो तो क्या होता है, जो आपका वैगरा होता है वो फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को क्या कर रहा है, फिर मतलब इनहिबिट कर रहा है ना, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए साइक्लिक GMP बढ़ जा रहा है ना। जब फास्फोडाइस्टरेज मतलब इनको इनहिबिट करेगा तो ये साइक्लिक GMP, क्योंकि फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम इसको तोड़ देता था, तो वैसे कंस्ट्रिक्ट हो जाता था, इसीलिए तो जो वैगरा लेते हैं फास्फोडाइस्ट। तो हमारे बॉडी में तो और भी तो आर्टरी हैं, ब्लड वेसल्स हैं ना, आर्टरी हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी तो ये जा सकता है, वहाँ पे भी जो साइक्लिक GMP फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम होगा उसको इनहिबिट कर देगा। जब फास्फोडाइस्टरेज उसको इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, तो हमारे बॉडी में हमेशा क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा ना। इसलिए ज़्यादा लेने से क्या होगा, वैगरा को हम डेथ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। ये बहुत ही भयानक है, ठीक है ना। तो यही क्या है, इसका साइड इफेक्ट है वैगरा का, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहा है और लगातार वैसोडाइलेशन कर रहा है। इसीलिए तो इसको ले रहे हैं वैसो, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ना। तो ये प्रॉब्लम है इसका ना, यही प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। समझ में आएगा आपको नहीं, यन्नो पाथवे, यही आपका यन्नो सिग्नलिंग पाथवे है। अगर आपको समझ में आया है तो बताइए मेरे को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये भी मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका मैंने बता दिया पूरा। एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये पूरा रीड कर लीजिएगा। तो अगर आपको येलो पाथवे अब क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है या नेक्स्ट पाथवे का सजेशन देना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सेल सिग्नलिंग का सभी लेक्चर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।